अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 14 मई 2023 बरोज़ इतवार की शाम में समस्तीपुर की विधायक जनाब अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब से बिहार अंजुमन मदीना मनव्वरा के सरगर्म कारकुनों ने मुलाकात किया और जो है उनसे अपना तबादला ख्याल किया। आए उनसे हुई गुफ्तगू का पूरा रिकॉर्डिंग इस वीडियो में हम लोग देखते हैं इंशाअल्लाह रहमान। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इस वीडियो को देखें और फिर अपनी राय का इजहार करें इंशाअल्लाह रहमान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुल ख़बीर। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास इन्न रब्बकुम वाहिद अला ला फ़द्लन लिअरबिय्यन अला अजमिय्य वला लिअजमिय्यन अला अरबी वला लिलअहमर अला असवद वला लिलअसवद अला अहमर इल्ला बित्तक़वा इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। रावी जाबिर बिन अब्दुल्ला बरवाया अल-बहीक़ी। मुअज़्ज़ज़ जनाब अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब, जनाब मोहम्मद शाहीन साहब, हमारे मदीना मनव्वरा के बिहार अंजुमन के सदर जनाब फ़िरोज़ अहमद साहब और मेरे तमाम रफ़क़ा, आए हुए मेरे मेहमान, तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है और मैं जनाब शाहीन साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने इतने बिज़ी शेड्यूल में से, मुझे लग रहा है कि 12-14 घंटा का स्टे है यहाँ मदीना मनव्वरा में, उसके बावजूद इन्होंने हम लोगों के लिए वक्त निकाला, थोड़ा सा सही, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। और मैं जनाब मोहम्मद शाहीन साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि लगातार वो परसों से फॉलो कर रहे हैं किसी तरीके से यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हो जाएं। हुआ यूँ कि आज ड्यूटी का दिन है और आपके पास वक्त नहीं है और अमूमन लोग 10 बजे के बाद फ्री होते हैं, तो हम लोग 10 के बाद ज़्यादा लोग होते हैं। ड्यूटी पर से इनको ज़बरदस्ती बुला के हम लोगों ने 8-10 लोगों को इकट्ठा किया कि कम से कम मुलाकात कर लिया जाए और फिर इंशाअल्लाह रहमान आइंदा अल्लाह मौका दे आपको, फिर आप तशरीफ़ लाएँ तो फिर हम लोग बड़े गैदरिंग से इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी है और एक अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ी है, उसका मैं तर्जुमा पढ़ता हूँ। जो कुरान शरीफ की आयत थी वो सूरह अल-हुजुरात की आयत नंबर 13 है। इसका तर्जुमा है, ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक ही मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हारे ख़ानदान और कौमें जो बनाई हैं ताकि तुम्हें आपस में पहचान हो। बेशक ज़्यादा इज़्ज़त वाला तुम में से अल्लाह के नज़दीक वो है जो तुम में ज़्यादा परहेज़गार है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और ख़बरदार है। फिर मैंने एक हदीस पढ़ी है, इस हदीस का तर्जुमा यूँ है, सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अय्याम तशरीक़ के दरमियान दिन को खुतबा विदा इरशाद फरमाया, लोगो तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप भी एक है, आगाह हो जाओ किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी सुर्ख रंग वाले को काले रंग वाले पर और किसी सियाह रंग वाले को सुर्ख रंग वाले पर कोई फजीलत व बरतरी हासिल नहीं है मगर तक़वा के साथ, जैसा कि अल्लाह का इरशाद है, अल्लाह के यहाँ तुम में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ वो है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। ये आयत और ये हदीस जो मैंने पेश की है, ये हमारे अंदर जो आजकल जो तफ़रक़ा पैदा हुआ है उसको उजागर करने के लिए है कि किस तरीके से अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो किस तरीके से हम दुनिया पे जो है वो हुकूमत कर सकते हैं। हम अगर एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देंगे, अगर लोग मुत्तहिद नहीं हैं उसके नतीजे में ये होता है कि आप एग्ज़ाम्पल दें कि एक कुत्तों का बहुत बड़ा झुंड है, कोई एक बच्चा भी अगर कुत्ते की तरफ एक पत्थर फेंकता है तो सारे कुत्ते जो है वो मुंतशिर हो जाते, सब भाग जाते हैं। हालांकि वो अगर यूनाइट होते तो वो बच्चे को अटैक कर सकते थे। और एक एग्ज़ाम्पल देखिए, छोटी सी मक्खी है, शहद की मक्खी, अगर हम शहद की मक्खी पर अगर ढेला मारने के लिए सोचते हैं कि पत्थर मारे कि नहीं मारे, जब गुजरता है आदमी शहद की मक्खी छत्ते के पास तो धीरे से बसते हुए निकलता है कि खुदा न खास्ता अगर हमने उसको छेड़ दिया तो उस छोटे से कीड़े के अंदर इतनी यूनिटी है कि आपको बख्शेगी नहीं। तो ये एक यूनिटी की फजीलत है। एक बड़ा जानवर, ख़तरनाक जानवर यूनाइट नहीं है तो हज़ारों के साथ होने के बावजूद जो है वो इत्तेहाद नहीं है उनके अंदर, तो किसी काम का नहीं है। और छोटी सी मक्खी जब यूनाइट हो गई है तो उससे लोग बसते हुए अपना राह नाप लेते हैं।
ये एग्ज़ाम्पल है इत्तेहाद का। ठीक इस तरह आज मुसलमानों के सारे मसाइल का हल उनकी इत्तेहाद नहीं होने की वजह से धीरे धीरे जो है वो मसाइल में घिरता चला जा रहा है। हर जगह किसी न किसी तरीके से जो है उनको परेशान किया जा रहा है, उनके लिए तरह तरह की जो है वो परेशानियां जो हैं पैदा की जा रही हैं। आप अगर एग्ज़ाम्पल दें तो क्या कहते हैं, कभी सूर्य नमस्कार के ज़रिया, कभी वंदे मातरम के ज़रिया, कभी तलाक़ सलासा का मसला उठाकर कुछ न कुछ मसाइल जो है वो क्रिएट करते हैं और मुसलमानों को तंग करने की कोशिश की जा रही है। ये और जो हमारे जो अपोजिट के लोग हैं उन्होंने देख लिया है कि ये कौम मुत्तहिद नहीं है, जिसकी वजह से जो है ये सारे मसाइल जो है ये वो पैदा कर रहे हैं। और हम ये देखें कि अगर जो हमारे अंदर जो इख्तलाफात हैं वो ऐसा इख्तलाफात हो गया है कि अब हमारी जो मसाजिदें अलग हैं, हमारे जो है मदारस अलग हैं, हमारे किताब अलग हो रहे हैं, हमारे सिलेबस जो है वो अलग होते चले जा रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और मुझे जैसा पता है, जैसा मैं जाना हूँ कि जो जनाब अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब जो समस्तीपुर के मेरे लोकल माशाल्लाह विधायक हैं और बड़ा काम है इंशाल्लाह माशाल्लाह, पब्लिक बड़ी इनसे मोहब्बत करती है वहाँ पे माशाल्लाह। तो चंद मेरे इनसे जो है वो गुजारिशात हैं कि आज जब हमसे आप थोड़ी देर के लिए मैं गुफ्तगू हो तो चंद सवालात है कि आप जो है हमारे मतलब रहनुमा हैं वहाँ पे। मैं ये दुआ करता हूँ कि आज आप एमएलए हैं, कल आप एमपी हो जाएं। हमें दुआ करते हैं कि आगे बढ़ें इंशाअल्लाह रहमान। हिंदुस्तान का दस्तूर बदले कि आज ये शख्स हमारे साथ बैठे हैं एज एमएलए और कल पीएम की कुर्सी पे बैठे हैं इंशाअल्लाह रहमान। हम लोग तो ये दुआ करते हैं और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह रहमान कि दस्तूर में चेंजिंग आए और मुसलमान भी पीएम हो इंशाअल्लाह रहमान। तो अब मेरी गुजारिश है कि बताएं कि आप जो हैं क्या कहते हैं, किस तरह का काम हो रहा है जो हमारे कम्युनिटी में मुत्तहिद हो जाए। एक तो कल आपने अटेंड किया तालीम के सिलसिले में, माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई तालीम के सिलसिले में, किस तरीके से बिहार अंजुमन जो है वो तालीम पे काम कर रही है। हम चाहते हैं कि लोगों को यूनाइट करने में, लोगों के मुसलमानों के जो मसाइल हैं उसको हल करने में समस्तीपुर में और आप अपने बिहार में किस तरह का कुछ रोल अदा कर रहे हैं या कुछ ऐसी बातें हो रही हैं तो उस पर कुछ गुफ्तगू जो है आप तालीम के साथ साथ ये भी करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। मेरी इसके बाद शाहिद साहब से गुजारिश है कि कुछ अल्फाज अगर बिहार अंजुमन के बारे में ज़रा सा 5 मिनट आप भी बताएं। मुख्तसर ये है कि बिहार अंजुमन के बारे में इनको सब पता है। हाँ। वक्त इनका लेना है, हमें कुछ नहीं बोलना है। मुख्तसर ये है कि आज तो आपको ही बोलना है। तो इन वन है, 2 शाहीन है, ये बोल लिया मेरा काम होगा। चंद सवालात मेरी तरफ से था और बाकी जो है कुछ सवालात हमारे जो है अहबाब हैं मोरल में रहते हुए कुछ सवालात जो करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। मेरी आपसे गुजारिश है तो आप खड़े होकर के बैठ के बोलते हैं। बैठ के क्या आप बैठ के आज सबसे पहले तो हम अंजुमन बिहार अंजुमन के साथी लोगों को बहुत मुबारकबाद देंगे कि आप लोग एक प्रोग्राम कर रहे थे अंजुमन का, उसमें कुछ साथियों ने कहा कि शाहीन भाई को बुलाया जाए और ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर बात हुई, फिर हमसे बात हुई आइए, और ऐसा हुआ कि हम किसी भी तरीके से मेरा वीज़ा गड़बड़ाया, सब कुछ हुआ, उसके बाद किसी तरह हम यहाँ आ पाए। तो बहुत शुक्रगुजार हैं कि इतने लंबे वक्त से हम तीसरी बार एमएलए हैं, 13 साल से वक्त नहीं निकाल पाए थे बदकिस्मती से इस पाक सरज़मीन पर आने का, और हमेशा ये ख्वाहिश थी कि हम कब जाएं, जल्द से जल्द जाएं, नहीं जा पा रहे थे और आने की वजह अंजुमन बना, बिहार अंजुमन बना। इसके लिए बिहार अंजुमन के टीम को बहुत मुबारकबाद। और जो काम आप लोग कर रहे हैं उसको भी पूरा हमने देखा कि किस तरह से ये टीम काम कर रही है और एक अच्छी कोशिश हो रही है। और कई जगह न सिर्फ रियाद में, मक्का में, मदीना में, बल्कि कई कंट्री में, कई शहरों में काम एक कोशिश हो रही है। और कोशिश तो करते रहने की ज़रूरत है। किसी भी कौम को अपने कौम के तरक्की के लिए जो जिहोश तबका है उसको लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, लेकिन उस पर क्या कोशिश करना चाहिए ये एक सवाल है। कुछ लोग अपने हिसाब से कुछ कर देते हैं, उनको लगता है कि हमने अपनी ज़िम्मेदारी निभा दी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपना कुछ 1-2 काम करते हैं क्योंकि कुछ न कुछ जो तबका है वो कुछ न कुछ कर रहा है, लेकिन करना क्या चाहिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे अंजुमन है 100-200 बच्चों को, 400 बच्चों को पढ़ा रहा है, तो ये तमाम हमारे जो बासलाहियत लोग हैं
उनमें एक फ़ैसला रहना चाहिए कि इस फील्ड में हमको काम करना है। चलिए अंजुमन 500 लोगों को कर रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन 200 लोगों को कर रहा है, 10 लोगों को कर रहा है, 1000 लोगों को कर रहा है, तो उस पर हम कुछ बात बोलना चाहते हैं कि देखिए किस महाज पर काम करने की ज़रूरत है। एक महाज पर अंजुमन कर रहा है, जैसे आप डिप्लोमा, आप पैरामेडिकल में आप 200, 300, 400 लोगों को वहाँ पे आप गरीब गुरबा का वहाँ पे कराते हैं, उसका फ़ीस अंजुमन देती है, तो जो भी अगल बगल के चैप्टर हैं वो सब मिला करके देती है, तो ठीक है। लेकिन हम मेरा ये है कि किस किस महाज पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग का जो हिस्ट्री है सब लोग जान रहे हैं कि किस तरह से हम लोग कहाँ से धीरे 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 कहाँ आ गए। अभी जितना रिपोर्ट वगैरह आया, चाहे सच्चर कमेटी का रिपोर्ट 15-17 साल पहले आया, उसमें यह बताया गया कि हमारा जो खास के बिहार की बात कर रहे हैं और हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं कि एजुकेशन के मामले में बताया गया कि दलित आदिवासी के बराबर या उसके भी पीछे है। तो ये तो ताज्जुब की बात है। दलित कौन है? दलित वो है जो हज़ारों साल तक कभी किसी किताब को उसने पढ़ा ही नहीं। वहाँ पर मजहबी तौर पर ऐसा था कि आप उन लोगों को पढ़ने पर रोक थी, वो नहीं पढ़ सकते थे, और कोई भी किताब पढ़ते तो उनको सज़ा दी जाती थी। वो आदिवासी कौन है? जो जंगल में रहते हैं, जो पहाड़ों पे रहते हैं, तो वो लोग तो पढ़ने का कभी सिलसिला ही नहीं था, उसके बराबर पे हम लोग आ गए। तो और सिर्फ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ऐसा नहीं था कि सच्चर कमेटी कहीं से 2-4 किताब लाए और रिपोर्ट दे दिए। कई ऐसा रिपोर्ट है जो लगातार यह बताता है कि हमारे यहाँ ठीक है 2-4-5% लोग कामयाबी की तरफ हैं, लेकिन बड़ी तादाद में हैं। जैसे ड्रॉप आउट का मामला, जो बच्चे पढ़ते हैं ड्रॉप आउट हो रहे हैं सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में मुसलमान। ड्रॉप आउट का मतलब क्या? पहले क्लास में एडमिशन लिए, 5 में जाते जाते आपके 25% बच्चे छोड़ दिए। दलित के 20% छोड़े, आपके 25% छोड़े। आदिवासी के 24% छोड़े, आपके 25% छोड़े। तो आप तो दलित से ज़्यादा छोड़ दिए। इनरोलमेंट पे आया उसका आंकड़ा कि इनरोलमेंट किसका कितना है, उसमें देखा गया तो अदर कम्युनिटी को तो छोड़ दीजिए कि हिंदू में अपर कास्ट है, बैकवर्ड है, या सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, यहाँ तो बात ही नहीं। वो तो 70% 80% पे चल रहे हैं। जो सबसे खास्ता हाल जो आदिवासी जो पहाड़ों जंगलों में रहते हैं उसके बराबर। और वो देखिएगा अटेंडेंस रेशियो भी कि अगर कोई मुस्लिम 8वां क्लास में पढ़ता है पूरे हिंदुस्तान में, तो अटेंडेंस किसका कम है? तो उसमें देखिएगा कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम लगभग 1-8% कम, इक्वल। तो ये सब तमाम आंकड़ा है, इसलिए ये नहीं कहा जाए कि सच्चर कमेटी ऐसे ही बोल दिया होगा। और भी कई और वर्क का जो काम में जो हम लोग नौकरी कर रहे हैं हिंदुस्तान में, IAS 3% है पूरे हिंदुस्तान में, IFS है वो 1.8% है बिहार में, हिंदुस्तान में। IPS तकरीबन 3% है बिहार में। टोटल जो नौकरी करते हैं हिंदुस्तान में मुसलमान, वो तकरीबन 5% से कम 4.8% लोग करते हैं। तो ये सब हालत तो बता रहा है। ये तो जैसे कोई मेडिकल रिपोर्ट बताता है कि आपका ये बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है, ये खतरे के निशान से ऊपर है, तो डॉक्टर साहब बताएंगे ये दवाई चलाओ वरना तुम्हारा मर जाना तय है। तो हमारा तमाम रिपोर्ट जो जांच हुआ है वो रिपोर्ट बता रहा है कि स्थिति अच्छी नहीं है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो उस पर क्या काम करने की ज़रूरत है? सब आदमी का एक नज़रिया है। तो जो ख़ास के ज़िहोश लोग हैं, बासलाहियत लोग हैं, बाहैसियत लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है। वैसे लोग कितने हैं? 1-8% लोग हैं। 1-8% लोग हैं जो बासलाहियत हैं, बाहैसियत हैं, इनपावर्ड हैं वो, ठीक है। तो इनकी ज़िम्मेदारी है कि जो 50% जैसे बिहार में कहा जाता है 50% लोग बिलो पॉवर्टी हैं, 50 गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, इंदिरा आवास वगैरह लिए रहते हैं, अपना मोटरसाइकिल नहीं, ये सब जो डाटा होता है। तो इन लोगों को सही जगह तक पहुंचाना ये जिम्मेदारी ज़िहोश तबका की है। तो अब ठीक है, जिम्मेदारी अब क्या करें भाई? तो चलो ज़कात तो हम दे ही देते हैं, कुछ तो कर ही देते हैं, एक बच्चे को पढ़ा ही देते हैं या कुछ कर देते हैं। तो एक यूं ही नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजी, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, एक स्ट्रेटजी बने कि हमको किस किस महाज पर काम करने की ज़रूरत है आने वाले 20, 30, 40 सालों तक। क्योंकि आप जो डिटोरिएट किए हैं वो सैकड़ों साल के कहीं ना कहीं गलतियों की वजह से हमारी पोजीशन यहाँ तक पहुँची है। तो हमको फिर ऊपर जाने में उससे मेहनत लगेगा, तो 50 साल से 100 साल हमको मेहनत करना पड़ेगा। तो कौन कौन सा महाज होना चाहिए जिस पर काम करने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि 3 महाज पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे हमारा जो कल्चरल और जो हिस्टोरिकल आइडेंटिटी है, जिसको हम लोग भूल जाते हैं। हमारा कल्चर क्या था? जैसे मक्का मदीना से शुरू हुआ जो हमारा कल्चर, ठीक है, उस कल्चर को मुस्लिम कम्युनिटी 90% लोग नहीं जान रहे हैं। जो आप बताइएगा जहाँ पर जो बातें,
असल हम लोग में क्या है, हम लोग जो आपस में गुफ्तगू करते हैं हमको लगता है कि हमारी पूरी आबादी जान रही है। 90% 50% तो ऐसे भी लोग होंगे कि नमाज ठीक से पढ़ना जानते भी हैं कि नहीं, कुरान पढ़ना भी ठीक से, तो मदरसा का कुछ है सिलसिला कि कुछ लोग उतना कम से कम जान जा रहे हैं। तो अपने कल्चर को हम ठीक से नहीं जान रहे हैं, और मेरी क्या आइडेंटिटी है एक मुसलमान होने के नाते वो नहीं जान रहे हैं। अब पढ़े अच्छे घर के भी हैं तो भाई बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस आइडेंटिटी को, तो अपनी पहचान को नहीं भूलनी चाहिए। और हिस्ट्री की जानकारी तमाम लोगों को, उस कौम के लोगों को जानना ज़रूरी है कि हम कहाँ थे, किस तरह हमने पूरी दुनिया पे किस तरह हुकूमत की, और किन खूबियों की वजह से पूरी दुनिया में हुकूमत की, और किन गलतियों की वजह से फिर हमारा ये हाल हुआ कि आज पूरी दुनिया में या हिंदुस्तान में या तमाम जगहों पर, सिर्फ भी हिंदुस्तान की बात नहीं है, तमाम जगहों पर जो अभी सिचुएशन है, तो उसको जानेंगे तभी तो हम इंस्पायर भी हो जाएंगे कि भाई हमारे जो पूर्वजों ने जो काम किया था कि भाई देखो पूरी दुनिया में हुकूमत किस तरह लाए, तो उससे भी इंस्पायर होंगे हमारे लोग, हमारी जो कम्युनिटी है। और जो गलतियां हुई होंगी उससे सबक भी लेंगे कि ये गलतियां हुई हमारे लोगों से, जिसकी वजह से हम नीचे हुए, आने वाले दिनों में ये गलतियां नहीं करेंगे और बेहतर ढंग से, तो इस पर भी काम। दूसरा है एजुकेशनल और इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट पर काम, जैसे जो आप काम कर रहे हैं, एजुकेशन एम्पावरमेंट पे आप काम कर रहे हैं, तो उसमें वही कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितना काम करेगा। तो हम 3 महाज करें, एक तो मैंने बताया कल्चरल और हिस्टोरिकल आइडेंटिटी जो है वो हमारी कम्युनिटी को जाननी चाहिए। दूसरा मेरा कहना है कि एजुकेशनल और इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट कैसे हो, उस पर एक बड़े पैमाने पे एक तैयारी कि इसको कैसे किया जाए। जैसे अभी आपका अंजुमन एक छोटी सी कोशिश कर रहा है कि चलो कुछ बच्चों को हम भी तालीम देंगे, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमारी कम्युनिटी एजुकेट होगी तो लिमिट रिसोर्स में भी वह बेहतर से बेहतर कर सकती है, हर तरह के चीज़ों का मुकाबला कर सकती है अगर हमारी कम्युनिटी एजुकेट होगी। और अगर इकोनॉमिक मजबूत होगी, फाइनेंशियली मजबूत हमारी कम्युनिटी होगी, तो कहाँ हमारी एजुकेशन में कमी है, कहाँ क्या कमी है, तो इन दोनों महाज पर कि हम कैसे मजबूत हों, उस पर प्लान वे में काम करने की 50 सालों तक ज़रूरत है। तीसरा एक मेरा कहना है कि एक हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इस महाज पर भी काम करने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट सर्विस में बड़े अधिकारी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बने, ताकि पॉलिसी बनाने में अहम रोल गवर्नमेंट सर्विस के लोगों का होता है, खास के सिविल सर्विस के लोगों का। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे तो हमारी कम्युनिटी बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। आप जो तंजीम आपका काम कर रहा है, ऐसा 1000 तंजीम जो काम करेगा, अगर आपका एक आदमी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अहम ओहदे पर सिर्फ बैठ गया, तो 1-2-4 स्कीम चलाएगा तो वो 50,000 करोड़ का स्कीम होगा, 1 लाख करोड़ का स्कीम होगा, 20,000 करोड़ का स्कीम होगा। सिर्फ एक इंदिरा आवास जो गरीब को मिलता है उसका कितना बजट होता है, इसका अंदाज़ा किए हैं? सिर्फ एक इंदिरा आवास जो मिलता है उसका बजट कीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में जो एक स्कीम चला कि गरीब को हम इंदिरा आवास देंगे, जिसको आप कौन सी प्रधानमंत्री आवास कहते हैं, जोड़िएगा तो वो होगा कि भाई 1 लाख करोड़ रुपया हर साल दिया जाता है। ठीक है, आप 250 आदमी के लिए अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो 250 आदमी, 300 आदमी, 200 आदमी, कितने कई कंट्री में मेहनत कर रहे हैं, तो इस नतीजे पे पहुंच पा रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, हर चैप्टर के लोग कर रहे हैं, 250 पहुंच पा रहे हैं। और वहाँ पर जैसे बिहार में एक स्कीम आया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, एक स्कीम छोटा सा आया। वो स्कीम क्या है कि जैसे कोई भी गरीब आदमी पढ़ना चाहता है कि हम डिप्लोमा करें, चाहता है कि इंजीनियरिंग करें, भाई अब इतना इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, वहाँ एडमिशन बहुत दिक्कत अब नहीं है और स्टेट सब में, तो भैया 50,000 भी लॉक कर देंगे, 80,000 भी लॉक कर देंगे, 70,000 भी लॉक कर देंगे, 2-3-4 लाख खर्चा करो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। लेकिन बेचारा वो गरीब लाए कहाँ 3-4 लाख रुपये, तो उसके लिए पहाड़ है। डेली कमाने खाने वाली आधी आबादी तो मुस्लिम में ये है और भी कम्युनिटी में है। लेकिन अभी अपनी बात हम लोग कर रहे हैं, तो बैंक में जाएगा तो बैंक क्या आपको लगता है कि एक रिक्शा चलाने वाले को बैंक के पास जाएगा कि हमको 3 लाख रुपया लोन चाहिए, दे देगा? ठेला चलाने वाले को या कुछ भी सब्जी बेचने नहीं देगा, तो बेचारा का बच्चा नहीं पढ़ेगा। बिहार सरकार ने एक अच्छा स्कीम बनाया कि बैंक को यह राइट ही नहीं है कि आप पूछे, जो मांगता है पैसा उसको पैसा दे दीजिए। ठीक है, जो भी गरीब पैसा मांगता है 4 लाख रुपया, तो हमको लगता है कि 10 लाख लोगों को, वैसे गरीब को मिला है पैसा। उसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं, तमाम लोग हैं। अब हमारे लोग ज़्यादा उसमें
मतलब इसका उठा है, उसमें 20 कोर्स है कि इंजीनियरिंग कीजिए, डिप्लोमा कीजिए, पैरामेडिकल कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, जो 20 कोर्स है उसमें एक बार मारिएगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड फट से आ जाएगा कि कौन कौन से कोर्स के लिए देता है। तो 4 लाख रुपया दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ज़रूरी है कि आपके लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हुकूमत बने, मान लीजिए बने, अभी मोदी जी की सरकार है, चलिए वहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है, कल होकर के कांग्रेस एंड अलायंस की सरकार बन जाती है और हमारा कोई वहाँ पे मजबूत प्रतिनिधि, कोई 2-4 MP जो मिनिस्टर बन के उनके इर्द गिर्द खास इसमें ना बैठे, जैसे हम लोग बैठते हैं ऐसे बैठने वजह से राहुल गांधी या कोई बैठेंगे, उसमें 2-4 हमारे लोग ना बैठेंगे, तब क्या होगा? अपने मर्जी से वो चाहेंगे कि चलो कुछ भाई मुसलमानों का सपोर्ट रहता है तो कुछ स्कीम 2-4 ठो चला दो भाई, उनको भी कुछ दो, लेकिन क्या चलाओ वो तो उनका स्टडी नहीं होगा। अब होता क्या है, जो भाई हज भवन बना दो, चलो अंजुमन इस्लामिया बना दो, चलो मरकज़ बना दो, थोड़ा खानकाह बना दो। अरे भैया उससे काम नहीं चलना है, उससे काम नहीं चलना है कि आप बिल्डिंग बना करके 10 ठो दिखा दीजिए कि ये बिल्डिंग मैंने बनाया, फलानी हुकूमत मैंने बना दिया, उससे काम नहीं चलना है। भाई हमारा जो रसातल में मिले हुए हैं, हमको अपलिफ्ट करने के लिए जो हमारे जहन में ये स्कीम है, इन स्कीम को आप पॉलिसी बना करके लाइए। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी ज़रूरी है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आपके लोग वहाँ पर हों, आप यहीं पे बैठे हैं। 2 आदमी भी अगर किसी कम्युनिटी का यहाँ पे बैठ जाए तो पूरा लहजा और अंदाज बदल जाएगा इस मीटिंग हॉल का। सिर्फ वो बैठ जाए सिर्फ तो यहाँ पूरा लहजा और अंदाज बदल जाएगा, आपका प्रायोरिटी बदल जाएगा, समझ रहे हैं? तो वही होता है, गवर्नमेंट में आपका 10 आदमी बैठा है, चाहे दिल्ली में MP बैठा है 10-15 खास के बाशऊर लोग जो समझ भी कुछ रखते हैं, या स्टेट में 2-4-10 लोग बैठे हैं जो बाशऊर हैं, कुछ समझते हैं बातों को, इतना ही काफ़ी रहता है। उसके बाद अगर सलाहियत है, क्लोज हैं, तो अपनी टेक्निक है कि थोड़ा सा 2-4 स्कीम कर दिए तो हर महाज पर, ये 3-4 महाज है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। और हम लोग भी कोशिश में रहते हैं कि भाई अभी नीतीश कुमार जी हैं, अभी बिहार के हालात आपको पता होंगे कि अभी किसी तरह से वहाँ पर एक मुत्तहिद हम लोग हुए हैं वहाँ पर, और बहुत बेचैनी है सामने वाले लोगों में। और जिस तरह से हमारा एक नौजवान लीडर जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में घूम करके काम कर रहा है, काबिल तारीफ़ है। और आने वाले दिनों में हुकूमत बनेगी ही, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई जो इंटेलेक्चुअल लोगों से जो छन के जो प्लान बनता है, इन किस तरह से हम लोग अपने इसको बढ़ाया जाए। तो गवर्नमेंट लेवल पे भी कोशिश होगा और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी एक हो कि भाई गवर्नमेंट ये काम करे। गवर्नमेंट अपने मन से भवन सब बना दे, ये कर दे, वो कर दे, अपने हिसाब से कर दे, वो मुनासिब नहीं है। बल्कि हम क्या चाहते हैं, हमारी कम्युनिटी क्या चाहती है, तो कुछ तो उसके पास तो है ही नहीं। नीतीश कुमार जानते हैं कि मुसलमान क्या चाहता है करना, मुसलमान के पास क्या प्लान है तरक्की का, क्या? नीतीश कुमार जी एक पढ़े लिखे एक काबिल नेता हैं, उनको पता है कि मुसलमानों के पास एक खाका है, एक खाका है अपनी तरक्की का, और उस पर वो चाहते हैं काम हो। राहुल गांधी जी को ये पता है कि मुसलमानों के पास एक खाका है जिससे पूरे हिंदुस्तान के जो इंटेलेक्चुअल या तो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो उससे एग्री करते हैं कि तब लोग कहेगा ठीक है हमको बनाइए, हम इस पे काम करेंगे। ठीक है, कर तो रहा है वो, लेकिन आप इत्मीनान नहीं है, आपकी तरक्की नहीं है। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया और कांग्रेस की सरकार थी, उसने प्लान बनाया कि हम इसको दूर करेंगे और बहुत सारा बजट भी दिया, लेकिन बहुत ख़ास तब्दीली तो नहीं आई। उसके बाद जो रिपोर्ट आया है ख़ास तब्दीली तो नहीं आई है। और बेहतर से बेहतर ढंग से काम कैसे हो, तो अवेयर रहने की ज़रूरत है। ख़ास के वो तबका जो बासलाहियत है, बाहैसियत है, एम्पावर्ड है, उसकी ज़िम्मेदारी है। जो पीछे छूट गए हैं लोग, उनको एम्पावर्ड करें, ये तमाम लोगों की, हमारी आपकी, वैसे तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग भी इस पर करेंगे। अंजुमन भी काम अच्छा कर रहा है और उसमें हम लोग का भी क्या कंट्रीब्यूट होगा तो आराम से फ्री होंगे, इस पर बात करेंगे। और जैसे वहाँ पर आपका कुछ कोर्स वगैरह चलता है, तो हम मेरे पास स्कीम था कि भाई आपका क्या एक्सपेंस आता है कि स्टूडेंट पर, हम वैसे 10 कॉलेज वाले से बात करें और कहें हमको 50% कंसेशन करो, तो आप उतना ही पैसा में, अभी 100 बच्चे को दे रहे हैं, उतने ही बच्चे में आप 150 बच्चे को दे सकेंगे। ठीक है, वो हम बात है एक छोटी सी बात कि मैं अभी तो पैसा हमने दिया भी नहीं, अभी सिर्फ हम ये अप्रोच कि भाई ये 8 कॉलेज है, तो भैया तुम्हारा सीट फुल होता है कि नहीं होता है, क्या होता है नहीं होता है, चलो तुम्हारा 50% 25% सीट हमको दे दो, तुमको 50% देंगे। वो भी हड़बड़ा के दे देगा कि मेरा फुल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हो रहा है। लोग भाग के आ रहे। जब पता चला कि बिहार अंजुमन हर साल 250 तो बहुत तो हम आपको 50% पे दावा करते हैं कि आपको पैरामेडिकल में, डिप्लोमा में जो रेट होता है उसका 50% में, क्या मतलब बाबू 50% आराम से हम लोग को 50% जहाँ ज़रूरत हो। हाँ,
फीस क्या सिर्फ आप नहीं, ये लोग 250-300, हाँ जी, क्या बोले? ऐसा भी है, AICTE अप्रूवल और NAC से अप्रूवल होगा, A+ रहेगा, तो आप सिर्फ खाने का पैसा दीजिए और रहने का, बाकी फीस भी माफ़ हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है, फीस भी माफ़ वही हम लोग वही फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ, तो वो काम कर रहे हैं हम लोग जो काम कर रहे हैं बस उसके हॉस्टल का और खाने का दे रहे हैं। एक भाईजान तो के लास्ट ख़त्म कर दे पहले। तो चलिए, जो एक तो खाका ये है कि बड़े पैमाने पर क्या हो, और अंजुमन काम तो जो कर रहा है उसको करता रहे, लेकिन एक बड़े पैमाने पर भी जो नज़र रखा जाए, जिस पर हमने गुफ्तगू किया है, उसको नज़र, जो कि इन महाज पर हमको नज़र रखना है और काम करते रहना है। ठीक है, अभी मेरे पास लिमिट संसाधन है, हम जो काम कर रहे हैं, लेकिन किस किस महाज पर हमारी सोच, मेरा नज़रिया क्या है, वो कम से कम जहन में रहना चाहिए हमारे लोगों को, ताकि तमाम लीडर के जहन में ये बात रहे, तमाम इंटेलेक्चुअल लोग, कि नहीं भाई, क्षण की ये बात आई है कि हमको ये 2, 4, 5 काम, तब ना अभी मोदी जी हार जाए, 24 में कांग्रेस जीत जाए, अपनी सरकार बन जाए, और फिर 10 के ढाक के 3 पात, तो क्या मतलब है? क्या मतलब है? तो ये बात हो कि कौन लीडर हैं जो राहुल के पास बैठते हैं, ठीक है, तो तमाम इस महाज पे वो केंद्र की सरकार काम करे, स्टेट की गवर्नमेंट काम करे, तो बड़े पैमाने पर जो लोग, हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन करता है, उससे 100 गुना ज़्यादा गवर्नमेंट के स्कीम से, पॉलिसी बनाने से, इसीलिए हम कहें कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी ज़रूरी है, जिस पे हमारे जो लोग हैं उनको लगता है कि ये MLA MP है, अपना है, हीरो है, अपना थोड़ा सा है, जलवा है, लेकिन कौम के, कम्युनिटी के कौन कोई ख़ास अपना नहीं है, अपना हिंदू मुस्लिम सब लोग जिताते हैं, सबके लिए ये काम करते हैं। ये तो सही है कि भैया सब लोग जिताते हैं, सबके लिए काम करना जिम्मेदारी भी है हमारी, कि सब कम्युनिटी के लोग, लेकिन खुद में ये एहसास होता है कि हम किस कम्युनिटी से हैं, ठीक है, उस कम्युनिटी के लिए क्या बात होनी चाहिए, तो उसके पास एक नज़रिया भी तो हो। नज़रिया कैसे होगा? इंटेलेक्चुअल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो है, आपस में बैठेंगे, बात करेंगे, हमको आप बताइएगा कि ऐसे ऐसे हम लोग सोच रहे हैं, इस तरह एक नज़रिया बनेगा, धीरे धीरे तमाम लोगों के नज़रिया बने, तब ना हम तेजस्वी यादव के पास बैठ करके कहेंगे भैया ये काम कीजिए। हम नहीं, अकेले नहीं कहेंगे, 4-5 आदमी को पहले कन्विंस करेंगे, सिद्दीकी साहब, फलाने साहब, फातिमी साहब, ये साहब, वो साहब, ठीक है, कि ये सब काम कीजिए, तो दबाओ इस तरह से। चलिए, इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। आप लोग यहाँ पर बुलाए, आपसे मुलाकात हुई, दुआ की गुजारिश है। उम्रा करने जा रहे हैं, अच्छे से अल्लाह ताला कबूल कर ले उम्रा को, ठीक है, और फिर मौका दे कि बार बार आएँ और आप लोगों से मिलते रहें। चलिए, बहुत शुक्रिया। 1-2 जो सवालात थे जहन में तमाम लोगों का, वो जस्ट है टाइम थोड़ा है ना, चलो हम लोग टाइम से निकलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हमको तो तुरंत सोना है, तो आप कह रहे हैं टाइम है, 4 घंटा लगेगा रास्ते में। जस्ट बड़ी अच्छी बात आपने कही। बहुत सारे MLA, ये बदनसीबी रही है हमारे बिहार के, कि लोगों का आना जाना नहीं के बराबर। सिद्दीकी साहब भी आए, बहुत से आए, लेकिन एक होता है ना कि बाहर में अगर आपके लोग रह रहे हैं, यहाँ के लोग चाहते हैं कि हमारे अख्तरुल इस्लाम भाई हैं या कोई खड़े हैं, तो हम लोग उनको हेल्प करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। हम लोग सपोर्ट से मुराद कि एक होता है कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बढ़े, यानी कि कम्युनिकेशन गैप है, तो क्या उसको किस तरह से हम यहाँ पर जो लोग हैं और वहाँ आप लोग हैं, किस तरह से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और आपने इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट की बातें की। ये इलाका इतना बढ़िया था कि यहाँ इतने लोग बिजनेस कर रहे हैं, मोर देन 300 कंपनियां हैं, बिहार से गिने चुने हुए आपको मिलते हैं। नहीं है, क्यों नहीं है? करना चाहते हैं तो कुछ गवर्नमेंट का भी इसमें कोई ऐसा स्कीम हो, बिहार गवर्नमेंट ऐसा कुछ लेकर आए कि यहाँ भाई अच्छा खासा लोग बिजनेस कर रहे हैं, खासकर साउथ के लोग। यहाँ हाँ, यहाँ मैं किंगडम की बात कर रहा हूँ, रियाद में माशाल्लाह, यानी बिहार उस मामले में सबसे लास्ट पैदा में शायद 2-4 मिलेंगे, और वो भी छोटे मोटे, बड़े कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो क्या कर सकते हो, ये तो आप ही ना तजवीज़। नहीं, तजवीज़ से मुराद मेरा मतलब ये है कि गवर्नमेंट के स्कीम के थ्रू, गवर्नमेंट का कुछ ऐसा हो जिसमें एक सहूलियत हो, रियायत हो, वह बाकी यहाँ तो बहुत से अभी तो स्कीम साकिया के थ्रू है, CR के थ्रू है, लेकिन होता है क्या कि बहुत सारी चीज़ें जो लीगल वे में है, तो उसके लिए हम समझते हैं कि लोकली वहाँ पॉलिटिकल लीडर लोग भी इस पे फोकस करें कि हमारा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो बंदे यहाँ काम कर रहे हैं उनको भी कुछ सहूलियत हो,
जिस तरह से NRI में है, उस तरह का अगर कुछ बिहारियों के लिए कुछ ऐसा चीज़ मतलब उनके जहन में रहे कि माशाल्लाह काफ़ी फंड जाता है, स्पेशली सीवान गोपालगंज तो रेवेन्यू जनरेट करता है बिहार। हाँ बिल्कुल है ना, बिल्कुल। बहुत बड़ा अमाउंट जाता है, बट फैसिलिटी हम लोग बरसों बरस से 25 साल से कह रहे हैं कि एयरपोर्ट हो जाए इंटरनेशनल, आज तक हाँ सही है। हाँ अच्छा फिरोज भाई कुछ बोलना चाहिए? बिहार में है लेकिन वहाँ है, गया में है। हाँ ज़्यादा टाइम है नहीं। हज के लिए नहीं, बौद्ध का वो मरकज़ है भाई। बौद्ध पूरे हिंदुस्तान के बौद्ध लोग आते हैं, सिर्फ हज से पहले से हैं। हाँ जी एक और सेक्टर है जिसमें काम करने की ज़रूरत है, वो हेल्थ सेक्टर है। अगर आपका यानी सेहत ठीक है, हाँ बिल्कुल, आपकी सोच बदल जाएगी। एनीमिया सबसे ज़्यादा मुस्लिम औरतों में है, टीबी सबसे ज़्यादा, हाँ हेल्थ के मामले में भी रिपोर्ट खड़ा है वर्म इन्फेस्टेशन सबसे ज़्यादा मुसलमानों में है। इस तरह से बीमारियों का अगर जायज़ा लें तो सबसे ज़्यादा विक्टिम मुसलमान हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा फंडेड जो एशियन डेवलपमेंट रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, उसने रिपोर्ट शाया किया हिंदुस्तान के बारे में, तो बीमारी के मामले में आया कि हर बीमारी में रेशियो में मुसलमान 2-4% आगे है। जैसे बताया ना, टीबी है, वो कैंसर उनसर तमाम। आखिर इसकी वजह क्या है? ये भी है कि मुसलमान का है, हमारा खान पान गड़बड़ है। हाँ ये बताएंगे, डॉक्टर साहब बताएंगे। कि जहालत है जी, हम लोग ये नहीं जानते हैं कि जितने हमारे रिसोर्सेज हैं उनमें अच्छा खाना हम कैसे खा सकते हैं। जी दूसरी बात ये है कि गुर्बत है, गुर्बत और जहालत ये दोनों चीज़ें बीमारियों की वजह है। गुर्बत की वजह से हम लोग बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं वो हासिल नहीं करते हैं, और एजुकेशन नहीं होने की वजह से अपने रिसोर्सेज में हम अपने डाइट को कैसे बैलेंस करके कर सकते हैं इसका शऊर नहीं। इस फील्ड में भी बहुत काम करने की जरूरत है। कर सकते हैं, एक चीज़ और कर सकते हैं। अगर नींद भी इतिहास में आने लगे तो आराम से जाएं और वहाँ हम 2 बजे 3 बजे पहुँच जाएंगे, सो जाएं आराम से। 2-3 बजे हमको उठवा दीजिए, 2 बजे, तो 3 बजे से लेकर 6-7 बजे तक। ये है कि ये भी एक सेक्टर है ठीक, क्या जिसमें काम करने की तबीयत खराब जरूरत नहीं, तबीयत खराब हो जाएगा। हमको हाँ यहाँ बैठे बैठे नींद आ रहा था, देख गाड़ी लें। में भी सो सकते हैं। हाँ देख लेंगे, हाँ ठीक है। आपसे एक सवाल समझ ले या सुझाव समझ ले जी पर्सनली आपसे, माशाल्लाह आपके बारे में मैंने सुना है, जी। मीडिया भी मैंने बात कर बोला कि आप बहुत अच्छे, आपकी सोच, और आपने जो बताया है आप गवर्नमेंट की जो स्कीम वो भी काम करते हैं। मेरी एक सुझाव है, आप आपस में जो आरजेडी के कम से कम जो MLA हैं उन लोगों के बीच आप एक ऐसा कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं बनाते कि वो, इसलिए कि एक बिहार से आए हुए थे, गवर्नमेंट नहीं, वो NGO के थे, वो उन्होंने बोला कि माइनॉरिटी कमीशन ने जो पूरे MLA मुस्लिम MLA को मीटिंग में बुलाया था, तो बहुत अफसोस की बात उसमें सिर्फ 3 MLA आए थे। किसने बुलाया था? वो कोई बिहार की कोई NGO थी जो कि माइनॉरिटी कमीशन के साथ मिल करके उन लोगों ने बुलाया था, वो मुझे याद नहीं है, ठीक है। मैं यानी कि आपसे ये सवाल या सुझाव कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, जिस तरह से आप दर्द रखते हैं, तो लोगों को जमा कीजिए जो आपके मुस्लिम MLA हैं, कि आप भी अपने इलाके में जितनी बातें आप कर रहे हैं वो सारे लोग करें, इससे बहुत मसले का हल हो जाए, चाहे वो हेल्थ पे हो, चाहे वो कम्युनिटी गवर्नमेंट की हो, चाहे वो जिस तरह का भी, चाहे आप स्टूडेंट के जो भी बहुत सारी स्कीम है। माशाल्लाह अभी हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी बहुत अच्छे आदमी हैं, तो इस पर आप क्या काम कर रहे हैं या आगे क्या प्लानिंग है, आपस में कोऑर्डिनेशन आप जितने MLA? हाँ नहीं, तो हम तो देखिए, हम जो 2-3 महाज पे काम करने की बात बोले, उसमें एक मैंने दिया कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी ज़रूरी है। इस पर भी कम्युनिटी को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, क्योंकि ये नज़रिया नहीं होता है लोगों का। लोग को लगता है कि 25 MP हैं कि 20 MP हैं या 10 MP हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? MLA 50 हैं कि 25 हैं, 10 हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। आप पूरी दुनिया से जो आप किसी को मदद कीजिएगा ना, वहाँ एक आदमी भी मिनिस्टर बन करके और उसके अगल बगल बैठता है, उसका 1000 गुना पॉलिसी 2 स्कीम भी चलवा दिया तो कर सकता है। तो हमको ये कि अच्छे लोग आएँ, उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन हो। जिस तरह आप
एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए एक होता है ना कि सबके दिमाग में है कि हाँ भाई कुछ हमारी तरफ से भी हो, हम भी करें, या तमाम तरह से है। तो इस नज़रिए को भी रखना की ज़रूरत है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, और सरकार हुकूमत में हमारे लोगों को जगह दे रही है कि नहीं दे रही है, अच्छा डिपार्टमेंट दे रही है कि नहीं दे रही है, वो भी तो समझे कि ये कम्युनिटी इतनी समझदार है कि वो गौर करती है। अगर इसको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं देंगे, जिम्मेदारी काम करने वाली जिम्मेदारी नहीं देंगे, तो ये कम्युनिटी नाराज़ हो जाएगी। पता है इसको, कोई पता ही, इसको कोई मतलब ही नहीं है, इसको इससे मतलब ही नहीं है कि हम 50 टिकट दिए कि 25 टिकट दिए, 4 मंत्री बनाए कि 8 मंत्री बनाए, अच्छा डिपार्टमेंट दिए कि बेकार डिपार्टमेंट दिए। इनकी बात हुकूमत में पॉलिसी बनाने में चलती है कि नहीं चलती है। अगर लगेगा कि नहीं, वाह ये कम्युनिटी पूरी नज़र रखती है और ये चाहती है कि उनके लिए पॉलिसी बनाने में उनके जो रहनुमा हैं, जो भी हैं, जिस भी स्टेट के हों, जिस पे या फिर सेंट्रल के हों, उनका ये तो वो है। और हम लोग जो एमएलए हैं सब लोग साथ हैं, और इस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि जो अभी इस पर एक मशवरा मेरा पर्सनल ये है, अभी जो मैंने तीनों महाज के ही मेरा पर्सनल मेरा है कि कुछ महाज बने, 2-3 महाज पर हम लोग प्लान में काम करें। इस पर कभी मीटिंग होगी ना वहाँ पे लोकल एमएलए वगैरह का पर्सनल कभी कोई एनजीओ के ज़रिए, तो इस बातों को हम कोशिश करेंगे कि सब लोग का एक नज़रिया बने कि हमको क्या क्या काम करना है। इंशाल्लाह धीरे धीरे इसको लाया जाएगा। मुसलमानों में पॉलिटिकल रेज हो रहा है कि नहीं? हाँ, नेता लोग मुसलमानों के अच्छे भर के आ रहे हैं, नए नौजवानों में शौक है पॉलिटिक्स में आने का कि नहीं? हम लोग तो बाहर हैं, हम लोग को तकरीब नहीं देख रहे हैं। हाँ नहीं, नौजवान जो है हाँ नहीं है, काम कर रहा है। हाँ, मुसलमानों के बच्चों में है। हाँ है। अभी चाहे आप लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन लीजिए, शहर में हो, गांव में हो, ये हो, उसमें भी है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी है, तो वो है। लेकिन एक चीज़ का कमी है ना कि देखिए, आपका अपना कम्युनिटी जो है वो ही उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। अब हम लड़ जाएं आपके लिए लालू यादव से, लालू यादव मेरा टिकट काटेगी, बड़ा बोलता है, ये मुँह लगा लिया था हमने, टिकट काट दे, हमारी कम्युनिटी हमको 1000 वोट नहीं देगी। कहाँ से ही चला है, लालू यादव को देंगे नहीं तो समझिए। तो अपने लोगों पर भरोसा जो भी है, तो उनको भी वैसा करना चाहिए कि खड़ा हों, उनके उम्मीद पे खड़े हों, और आपको भी उनको भरोसा दीजिए कि नहीं हम लोग साथ हैं। मजबूती से अपनी बातों को रखिए, ठीक है? अपने आप को अकेला मत समझिए, जितने भी लोग हम लोग हैं, खाली इतना बोल दीजिएगा ना 2-4 बार, तो उसको अंदर से तकवीयत मिलेगा कि बोला। हाँ 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 हाँ, वो यूनिटी नहीं है। हाँ, वो यूनिटी नहीं है। 4-5 मंत्री को दूसरे पार्टी में खड़ा करा दिए, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो चीज़ को तो कब होगा? एक चीज़ आमिर, आपकी बात से जोड़ते हुए हैं, मैं अपने अख्तर इस्लाम शाहीन भाई से बोलूँगा। हमने देखा है कि अब आपस में लड़ गए और दोनों अपने हैं, ये हाथ भी अपना, ये भी अपना। हमें लगता है एमएलए साहब कि आप लोग 2-4 एमएलए हैं, इनको थोड़ा सा नाइतफाकी को कम करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए कि भैया जो हो गया सो हो गया, मामला को दोनों को, आप लोग के बात का असर होगा, लेकिन नहीं लेते। मैंने एक एमएलए को ऐसी बात बोला था, जैसे आपके दोनों ताल्लुकात वाले हैं, अगर आप दोनों के बीच में मध्यस्थता करा दें तो वो नहीं तो नफरत बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, वोट भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैं कल जो रिजल्ट आया ना कर्नाटक में, तो उसमें देख रहा था, एक जो लेडी वहाँ से जीती है, जो हिजाब वाले मामले में बहुत आगे आई थी, उसके अगेंस्ट में बहुत सारे मुसलमान कैंडिडेट खड़े हुए। ये मामला कैसे ख़त्म हो, इसकी क्या वजह है? मतलब अपने और वो लड़की खड़ी हुई थी, जीती माशाल्लाह, जीती ना? वो लड़की नहीं, उसके कोई नेता खरीद जो हिजाब के लिए बहुत आवाज़ उठाई थी, वो जीती माशाल्लाह। लेकिन उसके अगेंस्ट में बीजेपी ने और तमाम लोगों ने बहुत सारा कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, मतलब सब मुसलमान थे। बीजेपी हर मुहाज पे काम करती है, बीजेपी हर मुहाज पे काम करती है। देखेगा कि ये शाहीन यहाँ पर मजबूत है, कैसे इसको डिस्टर्ब करें, ठीक है, तो तुरंत 2-3 आदमी को खड़ा करवाएगा। पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए जहाँ आवाम, एक लास्ट सवाल जिनको भी पूछना, टाइम नहीं है, बीमार हैं, तबीयत सही नहीं है, उम्रा करना है, आप लोग तमाम दुआ करो कि एक बेचारे को बगैर को भी हो जाए, ये तो है।
वल्लाह यानी वो एक जब ये है आखिरी सवाल है जो भी है एक सवाल हमारा ये है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए जहाँ अवाम जिम्मेदार है वहाँ हमारे लीडर भी जिम्मेदार हैं। मसलन कांग्रेस को तकरीबन 60 साल तक मुसलमानों ने यकसुई के साथ वोट दिया, लेकिन जब भी मुसलमान कम्युनिटी की हैसियत से उनके पास गए उन्होंने कहा कि हम आपके रिप्रेजेंटेटिव नहीं, हम कांग्रेस के हैं। हालांकि वो मुसलमानों के वोट से जीतते रहे, लेकिन लॉयल्टी उनकी अपनी कम्युनिटी के बजाय कांग्रेस की तरफ, पार्टी की तरफ। पार्टी लाइन होता है, क्या कर सकते हैं अभी तो भाई आरजेडी के हैं। हाँ नहीं वो हम तो बोले ही मीटिंग में, एक सैयद शहाबुद्दीन थे, सिवान वाले नहीं, दूसरे